इस सेशन में CAPF की इन एंड आउट स्ट्रैटेजी देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर 1, देन पेपर 2, देन डैफ के बारे में भी देख लेंगे कुछ, फिर उसके बाद फिजिकल्स, मेडिकल्स, इंटरव्यू एंड देन फाइनल सारी चीज़ें देख लेंगे हम। तो इसी में शुरू करते हैं। तो बेसिकली ऐसे रखेंगे कि जैसे फॉर्मेट है कि मैं पहले एक बार बेसिक सारी बता दूंगा एंड उसके बाद आप ऐसे करेंगे दैट हम पहले मैं बेसिक्स बता दूंगा सारी स्ट्रैटेजी की एंड उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो फिर हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे, राइट। सो ठीक है, तो शुरू करते हैं पेपर 1 से। तो सबसे पहली चीज़ कि CAPF का एग्जामिनेशन हर साल UPSC लेती है। CAPF स्टैंड्स फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें 5 CAPFs के लिए विच इज़ CISF, PSF, SSB, ITBP, CRPF, इन 5 CAPFs के लिए असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होती है एंड इसका एग्जामिनेशन हर साल UPSC लेती है। एंड UPSC जो एग्जामिनेशन लेती है उस एग्जामिनेशन में बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज रिटन एग्ज़ाम का होता है। इस रिटन एग्जामिनेशन में पहले दिन एक ही दिन का एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो पहला पेपर बेसिकली ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एंड ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद जो सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको एस्से, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, फिर ये सारी चीज़ें करनी होती है। उसके अलावा ग्रामर, प्रीसी, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब चीज़ करना होता है। सो ये बेसिकली ओवरऑल पहला स्टेज होता है। फिर उसके बाद आप फिजिकल्स देते हैं, मेडिकल्स होता है। फिजिकल मेडिकल पास करने के बाद, फिजिकल और मेडिकल पास करने के बाद आपको फिर इंटरव्यू होता है, जो कि वही ढोलपुर हाउस में होता है इंटरव्यू, एंड फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। तो ये तो एग्ज़ाम प्रोसेस है। आई गेस आप इस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं तो ये तो पता ही होगा आपको, बट अल्टीमेटली हम काम शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी बताने से। तो बिल्कुल इस पर शुरू करते हैं। पेपर 1 से शुरू करेंगे, फिर पेपर 2 देखेंगे, फिर मेडिकल, फिजिकल सब देखेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक बात है पेपर 1 की, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है पेपर 1 में आपको 125 क्वेश्चंस होते हैं एंड इसमें आपको सारे क्वेश्चन जो होते हैं सो 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 125 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं जनरल साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड उसके अलावा करंट अफेयर्स और मैथ्स एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए, इन सारे सब्जेक्ट्स को करने के लिए जो सोर्सेज क्या हैं और किस तरीके से क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, PYQs कैसे देखने चाहिए, किस तरीके से हमें अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए सो दैट ये हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर पाएँ। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, कहीं ना कहीं पेपर 1 का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। जैसे मैंने बताया, इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो वास्टनेस बहुत ज़्यादा है। अब वास्टनेस अगर ज़्यादा रहेगी तो भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक मुझे फील होता है CAPF का एग्जामिनेशन एक कंपैरेटिवली, अगर आप बाकी स्टेट PCS एंड सिविल सर्विसेज के हिसाब से देखेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना CAPF का कंपैरेटिवली ईजियर है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप 2 पेपर देंगे। 2 पेपर में अगर आपने अच्छा कर दिया तो चांसेस हाई हैं कि आप कर लेंगे बढ़िया। तो अगर स्टेट PCS एंड सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाली क्राउड इस प्रिपरेशन को करती है तो अल्टीमेटली बेनिफिट होता है, बिकॉज वहाँ पे आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, नो डाउट। जहाँ तक दूसरी बात है, तो दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं जो CAPF की प्रिपरेशन करते हैं वो डिफेंस एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने FCAT, CDS देते हैं और बाद में फिर वो CAPF देते हैं या साथ साथ CAPF देने लगते हैं। जहाँ वहाँ पे है तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है CDS से। आपका पेपर 1 मुझे लगता है जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर आप CDS की प्रिपरेशन करते हैं तो पेपर 1 उससे कवर हो जाता है एंड टू एंड। प्रॉब्लम आती है CDS एस्पिरेंट्स को पेपर 2 में, बिकॉज वो डिस्क्रिप्टिव है, वहाँ पे लिखना पड़ता है। एंड टाइम की जहाँ तक बात करें कितने टाइम में लिखना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स टाइम बहुत कम भी नहीं है, बट टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो होता क्या है इसमें कि सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो पेपर, तो CDS एस्पिरेंट्स को और FCAT एस्पिरेंट्स को ये दिक्कत आती है। बट एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी अगर बनानी पड़े, कंसिडरिंग द फैक्ट कि दोनों क्राउड को हम केटर करें, एक जो स्टेट PCS एंड सिविल सर्विसेज का क्राउड है, दूसरा जो डिफेंस एस्पिरेंट है, तो कंबाइंड या फिर कोई तीसरा भी है इन केस, तो जो कंबाइंड स्ट्रैटेजी बनेगी, तो अगर हम पेपर 1 से शुरू करें तो सबसे पहले तो यही बनती है कि NCERTs के जो किताब हैं, अब NCERTs के किताब सबसे फाउंडेशनल, सबसे बेसिक किताब है
और किसी भी सरकारी एग्ज़ाम को निकालने का सरकारी तरीका ही होना चाहिए। और सिंस एनसीईआरटी जो है सो सरकारी किताब है, सबसे इजीली अवेलेबल किताब है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली रिटन किताब है, तो उसको फॉलो करना कहीं ना कहीं बेनिफिट तो आपको ज़रूर देता है। और अगर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया जाए तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट से शुरू करते हैं तो शुरू करेंगे हम, फॉर एग्जांपल मैं साइंस की बात करता हूँ, बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उस ऑब्जेक्टिव पेपर में जो साइंस का सेक्शन है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, वन ऑफ द सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस के लिए। तो बहुत अथॉरिटी से मैं ये कह रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, आप कोई भी चीज़ देखोगे आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि साइंस के लिए जो एनसीईआरटी है, स्पेसिफिकली 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी, और इसमें भी 9th और 10th की एनसीईआरटी ये रामबाण है। इसके अलावा ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। रादर अगर टाइम है साइंस करने के लिए तो सबसे अच्छी तरीका यही है कि आप 9th और 10th की एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार 4 बार कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली 9th और 10th की एनसीईआरटी जो है वो 9th और 10th के बच्चों के लिए लिखी हुई है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप ग्रेजुएट हो, तो कंपैरेटिवली आप उनसे ज़्यादा आराम से कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। तो सबसे पहली चीज़ तो यही करनी है कि जो एनसीईआरटीज़ हैं, साइंस की जो एनसीईआरटी है उसको कवर कर लेना है एंड टू एंड, 9th और 10th की बहुत अच्छे से। अगर आपके पास टाइम है आप 8th 9th 10th कर सकते हो, बट 6th से करने की ज़रूरत नहीं है। 9th 10th सफिशिएंट रहेगा आपको। मेरे ख्याल से 100% बोलना तो थोड़ा एग्जैजरेशन हो जाता है, बट मुझे लगता है कि 90% ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के कवर हो जाएंगे सिर्फ इन 2-3 एनसीईआरटी से। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो फिर अब जब एक बार ओके तो हम क्वेश्चंस ले लेंगे एंड में, पहले एक बार मैं सारी चीज़ें बताता हूँ फिर वील टेक द क्वेश्चंस। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जब साइंस का हम देख रहे हैं तो साइंस में एनसीईआरटी हमने कर लिया। अब जब आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, 9th 10th की पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप क्या करें, आप पीवाईक्यूज देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, अगर साइंस का सेक्शन है तो इसमें तो बहुत अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि साइंस के सेक्शन में बहुत कम पीवाईक्यूज ऐसे मिलेंगे जो उन दोनों एनसीईआरटी के बाहर के होंगे। तो अल्टीमेटली तो साइंस का सॉर्ट हो जाता है, आप पढ़ेंगे पीवाईक्यूज करेंगे। और किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यूज करना ये हम कॉमन रहेगा, ये हर सब्जेक्ट के बाद में नहीं बताऊंगा, दिस इज अंडरस्टूड कि कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके बाद आप उसको कवर कर लेंगे, पीवाईक्यूज देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएपीएफ के ही देख लेंगे, लास्ट 10 साल के देख लेंगे, बहुत हो जाएगा। इंटरेस्ट है तो सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट पे आते हैं तो हिस्ट्री पे, अगेन सेम चीज़ है, आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। स्पेशली सीएपीएफ के लिए जो न्यू एनसीईआरटी है, जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, थीम्स 1, थीम्स 2, थीम्स 3, 12th की 3 बुक आती हैं हिस्ट्री की, थीम्स 1, थीम्स 2 एंड थीम्स 3, दिस इज एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। ये तीनों एनसीईआरटी भी सफिशिएंट है, बट इसके अलावा थोड़े से क्वेश्चंस और बहुत बार घूम जाते हैं जो इधर उधर से आ जाते हैं। पहले तो पहला पर्पस तो ये है, पहला तरीके से प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले तीनों एनसीईआरटी करनी है। तीनों एनसीईआरटी करने के बाद एंशिएंट और मीडिएवल एंड या तो ओल्ड एनसीईआरटी से कर ले, न्यू एनसीईआरटी से भी करने के बाद ओल्ड एनसीईआरटी से, बिकॉज इसका कारण क्या है कि न्यू एनसीईआरटी जो है वो कहीं ना कहीं थीमेटिक तरीके से हिस्ट्री को प्रेजेंट कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा है। तो इसी वजह से बेटर रहेगा कि अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी भी साथ में कर लें, जो आर एस शर्मा सर की आती हैं या सतीश चंद्रा सर की आती हैं। इन केस अगर वो नहीं कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि लूसेंट जीके का एक बुक आता है, उसमें से एंशिएंट एंड मीडिएवल का अगर पोर्शन कर लेते हैं तो दैट विल बी मोर देन इनफ। आप थीम्स के तीनों एनसीईआरटी और फिर उसके बाद लूसेंट जीके। लूसेंट करने के बाद मॉडर्न के लिए जनरली ऐसे तो लूसेंट से मॉडर्न का भी काम हो जाएगा, बट सिंस कॉम्पिटिटर्स जो होंगे आपके वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे, और अगर स्पेक्ट्रम से 2-3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स एज ले जाएंगे। तो इस वजह से स्पेक्ट्रम के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लेना चाहिए, स्पेशली 1857 रिवोल्ट के बाद के चैप्टर्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ना कि यूरोपियन एडवेंट और कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक्सपैंड किया, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1857 रिवोल्ट के बाद के जितने चैप्टर्स हैं वो सारे कवर कर लिए जाए स्पेक्ट्रम से। तो हिस्ट्री का सॉर्ट हो जाता है यहाँ पे। ज्योग्राफी के लिए अगेन अगर ज्योग्राफी पे हैं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटीज़। अगर बेसिक्स कमज़ोर हैं ज्योग्राफी में, बेसिक्स कमज़ोर हैं, देन आप क्लास 9th और 10th की ज्योग्राफी की बुक कर सकते हैं, बट आपको अल्टीमेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 11th एंड 12th की ज्योग्राफी बुक करनी है। 11th में भी 2 बुक हैं ज्योग्राफी के और 12th में भी 2 बुक हैं ज्योग्राफी के, ये दोनों यानी ये 4 एनसीईआरटीज़ ज्योग्राफी के लिए, एंड इसके बाहर ज्योग्राफी नहीं जाएगा। इसके बाहर कौन से क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी के, तो सिर्फ मैपिंग के क्वेश्चन आएंगे इसके अलावा। तो मैपिंग
अगर कोई करंट अफेयर्स, जैसे कि हम करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में बात करेंगे, तो करंट अफेयर्स में अगर बात करेंगे तो करंट अफेयर्स में कुछ अगर इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, कोई पर्टिकुलर लोकेशन है दुनिया में, इंडिया में, कहीं भी जो न्यूज़ में है किसी भी रीज़न से, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी मैप रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो मैपिंग, तो ज्योग्राफी में बहुत सिंपल है, 11th-12th की एनसीईआरटी एंड देन मैपिंग। ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी तो ऑफ कोर्स मतलब I'll be not be the first person to tell this and I'm not going to be the last person to say this कि लक्ष्मीकांत ही पढ़ना पड़ता है। आप इधर उधर से कर सकते हैं पॉलिटी, बहुत लोग लूसेंट से भी कर लेंगे, बहुत यूट्यूब वगैरह से कर लेंगे, बट अल्टीमेटली लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो बहुत बार ऐसा रहेगा कि लक्ष्मीकांत के जो टेबल्स दिए हुए हैं, एनेक्जर्स दिए हुए हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो लक्ष्मीकांत तो पढ़ना पड़ेगा। तो लक्ष्मीकांत एक अच्छी बात उसके साथ ये है कि वो लाइक वन एंड ऑल बुक है, आप उसको शुरू करो, उसको ख़त्म करो, पॉलिटी में कुछ नहीं बचेगा। आपको इधर से वो नहीं पढ़ना, कहीं और से कुछ नहीं पढ़ना। जैसे हिस्ट्री में मैंने बोला कि एनसीईआरटी के अलावा लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। एक किताब है, उसको कम्प्लीटली पढ़ जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो भरोसा रखो कि 99% ऑफ द क्राउड नहीं बनाएगा उस क्वेश्चन को, नहीं सॉल्व कर पाएगा उस क्वेश्चन को, बिकॉज वो किसी ने नहीं पढ़ा, वो आउट ऑफ द ब्लू है, आप छोड़ दो उसको। तो लक्ष्मीकांत की ये बात हो गई, पॉलिटी की यही बात है। बुरी बात क्या है कि थोड़ी सी बल्कि बुक है, थोड़ा सा पढ़ने में पेन लगता है एक बार, बट हाँ एक बार अगर पढ़ लिया जाए तो अक्रॉस द एग्जामिनेशन बेनिफिट्स हैं उसके। एक बार अगर लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो पॉलिटी सब्जेक्ट में सिर्फ सीएपीएफ के एग्जाम में ही नहीं, कोई सा भी एग्जाम अगर देना है एज प्लान बी, बैकअप कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे, वही सब्जेक्ट कंप्लीट रहेगा, कहीं और के लिए सिर्फ वही रिवाइज करना पड़ेगा। तो पॉलिटी भी हो गया। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, तो इकोनॉमी में क्या है कि अब इकोनॉमी में सीएपीएफ में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है। इकोनॉमी में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी से ही, कम क्वेश्चंस आते हैं कंपैरेटिवली। तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि इकोनॉमी करंट अफेयर्स बेस ज़्यादा रखो। जैसे कि अगर जिस साल एग्ज़ाम देना है उस साल आपको ये पढ़ना होगा, उस साल का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब चीज़ें देख लो। और अगर इकोनॉमी में करना है तो मेरे हिसाब से उसमें भी अगेन एनसीईआरटीज़ ही सबसे बढ़िया हैं। उसमें भी 11th-12th की एनसीईआरटी अच्छी हैं। 11th या 12th में से किसी एक की एनसीईआरटी है जिसमें स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल वाले चैप्टर हैं जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। यू डोंट हैव टू गो देयर, उसमें नहीं जाना है, वो वैसे इकोनॉमिक्स नहीं आते हैं, कोर इकोनॉमिक्स। बट कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कि कैसे कंसेप्ट आप बिल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन का कंसेप्ट है तो यू नीड टू नो अबाउट द कंसेप्ट, हो सकता है उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन आ जाए। दिस इज द लाइक एपेक्स लिमिट जिस पे सीएपीएफ इकोनॉमी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जिस एग्ज़ाम का देना है उस एग्ज़ाम में आप दे सकते हैं, और उसके बाद फिर आप बेसिक्स अपने इम्पोर्ट कर सकते हैं। बेसिक्स में इकोनॉमी में चैप्टर्स आ जाते हैं बैंकिंग, बजट, फिर उसके बाद आ जाते हैं बजट के बाद आप इन्फ्लेशन के टॉपिक्स देख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक्स देख सकते हैं, पॉवर्टी वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बेसिक पेपर। हाँ, और मैथमेटिक्स एक बचता है, तो मैथमेटिक्स में तो ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिस करेंगे, जो कोर अरिथमेटिक मैथमेटिक्स आती है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उससे क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। कंपैरेटिवली थोड़े टफर क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, स्पेशली 2023 में। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो पेपर 1 से रिलेटेड हैं। पेपर 1 में मेजरली यही करना है। अब आती है पेपर 2 की बात। तो पेपर 2 जो है वो आपको लिखना है। पेपर 2 में इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, जिसमें आपको 4 एस्से लिखने होते हैं, 250 वर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 4 एस्से लिखने होते हैं। आउट ऑफ 6 चॉइसेस आपको मिलेंगे, उसमें से आप 4 चूज़ करके लिखेंगे। फिर आपको 2 आर्ग्यूमेंट लिखने होते हैं, फिर 2 रिपोर्ट लिखने होते हैं। एक प्रीसी इज़ बेसिकली समरी, एक पैराग्राफ दिया होगा उसको 1/3 में आप समराइज़ करेंगे। प्रीसी के बाद आपको कॉम्प्रीहेंशन करना पड़ेगा, जहाँ पे एक कॉम्प्रीहेंशन दिया होगा, उससे एसोसिएटेड 5 या 6 क्वेश्चन होंगे एंड आपको वो करना होगा। कॉम्प्रीहेंशन करने के बाद आपको ग्रामर के क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, वो करने होंगे। तो ये आपका 200 मार्क्स का पेपर 2 रहता है। तो पेपर 2 के लिए जो है सो सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपको अब वही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते समय थोड़ा सा एक इलैबोरेटिव माइंडसेट से उसको पढ़ना पड़ेगा। इलैबोरेटिव माइंडसेट से कैसे पढ़ना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल कि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप
गवर्नर पढ़ रहे हैं पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से, तो अगर आप गवर्नर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको आप पेपर 1 पर्सपेक्टिव से तो पढ़ेंगे ही कि उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस MCQs बन सकते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो तो एक रहेगा ही एस्पेक्ट। बट दूसरा एस्पेक्ट ये होना चाहिए कि जैसे कि गवर्नर का चैप्टर है तो रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये इस पे एक इलेबोरेटिव एस्से टाइप क्वेश्चन बन सकता है। आर्ग्यूमेंट भी बन सकता है कि अब फॉर एग्जांपल एक आर्ग्यूमेंट ऐसे बन जाए कि डू वी नीड गवर्नर और नॉट, द रोल ऑफ गवर्नर इन डेमोक्रेसी पे ये भी बन जाए कि हाँ चाहिए या नहीं चाहिए। आप आर्ग्यूमेंट देंगे फॉर एंड अगेंस्ट में कि हाँ गवर्नर होना चाहिए इंडियन डेमोक्रेसी में 5 पॉइंट्स एंड गवर्नर नहीं होने चाहिए 5 पॉइंट्स। आर्ग्यूमेंट इस तरीके का आता है। तो कोई भी टॉपिक जो आप स्टैटिक में पेपर 1 के नहीं पढ़ेंगे, पेपर 2 में देखो कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है पेपर 2 में। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें ये जो 5-6 सब्जेक्ट हमने पढ़े इसके अलावा कोई नए सब्जेक्ट पढ़ने। बात ये है कि दोनों को पढ़ने का अप्रोच अलग होता है। तो इसीलिए पेपर 1 इज मोर अबाउट नॉलेज एंड पेपर 2 इज मोर अबाउट नॉलेज मैनेजमेंट। आप जो पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से यू आर यूजिंग दैट, ठीक है। उसके बाद अब अगली बात क्या आती है? अगली बात ये आती है कि जो पेपर 2 है अपना, उसमें एस्से की बात अगर हम करें तो एस्से आपको 250 वर्ड में लिखने होते हैं, ठीक है। जब आप 250 वर्ड में एस्से लिखेंगे तो अब 3 पेज का एस्से है तो एस्से का क्या फॉर्मेट होना चाहिए? तो ओवरऑल जो एस्से का फॉर्मेट होता है वो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ही होता है। पहला डिबेट तो ये रहता है कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए या पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना चाहिए। अब मैं 100% क्रेडिबिलिटी तो नहीं लूँगा कि हाँ सारे लोग ही पैराग्राफ में लिखते हैं या सारे ही पॉइंट में लिखते हैं, बट एस्से का जनरल अंडरस्टैंडिंग है दैट एस्से का एक अपना फ्लो होता है, एक अपना टेम्परेचर होता है और एस्से में पॉइंट्स नहीं आते हैं। आप अगर आंसर कहीं और के लिख रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट लिखेंगे उसमें आप पॉइंट वाइज लिखेंगे कि आर्ग्यूमेंट फॉर एंड 1 2 3 4 5 आर्ग्यूमेंट में पॉइंट चलेगा, बट एस्से पैराग्राफ फॉर्म में होता है। आप बिल्ड करते हैं एस्से तो उसमें एक फ्लो बनी रहती है। तो एस्से को पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना चाहिए, उसमें नहीं यूज़ करना चाहिए पॉइंट फॉर्मेट। तो पैराग्राफ फॉर्मेट में आप एस्से लिखेंगे और जो एस्से आप लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेट में, आप कोई एक टॉपिक आता है तो वो टॉपिक किस बेसिकली कहाँ से आया है, क्या उसका थीम है, उस थीम को इंट्रोड्यूस करना है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। किसी भी चीज़ पे है, अगर बैंकिंग क्राइसिस पे है तो आपको इंट्रोडक्शन में बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताना है कि बैंकिंग या फिर बैंकिंग का इंपॉर्टेंस बताना है, सो दैट आप बाद में पूरे एस्से में बैंकिंग क्राइसिस बताएंगे सिंस वो इंपॉर्टेंस आपने बता दिया है। तो अल्टीमेटली दिस इज़ हैपनिंग। तो जब आप ये पूरा बता देंगे तो इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप बैंकिंग क्राइसिस पे अगर आपको बताना है, एग्जांपल लेके चलते हैं, तो बैंकिंग क्राइसिस के बारे में आप कॉजेज़ बताएंगे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो 1-2 पैराग्राफ में आप कॉजेज़ ऑफ बैंकिंग क्राइसिस बताएंगे, फिर इन कॉजेज़ का आप सोल्यूशन देंगे। सोल्यूशन आप जब देंगे तो सोल्यूशन में आप कुछ रिपोर्ट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप पढ़ रहे होंगे इकोनॉमी, आप बैंकिंग सेक्टर पढ़ते समय इन रिपोर्ट्स पे या RBI के ऐसी कमिटीज़ पे ध्यान दीजिए जिन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए कुछ बोला है, तो आप उनका ध्यान देंगे। अगर और इलेबोरेट करना है उसको तो आप कहीं ना कहीं बैंकिंग रिफॉर्म्स का एक हिस्ट्री भी दे सकते हैं कि कैसे बैंक रिफॉर्म्स शुरू हो गए। तो RBI आता है 1934-35 में, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है 1949 में, फिर ग्रेजुअली नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक होता है, 2 फेज़ में नेशनलाइजेशन होता है 69 में एंड देन 80s में 90। फिर उसके बाद अलग अलग कमिटीज़ बनती हैं, फिर LPG रिफॉर्म्स के बाद हम प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक को जगह देते हैं, फिर ग्रेजुअली NPA का प्रॉब्लम आता है, फिर 2007 क्राइसिस होती है एंड अल्टीमेटली आप एक हिस्टोरिकल दे सकते हैं कि हर स्टेज के बाद किस तरीके से बैंक रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। तो आप इस बीच में एग्जांपल भी दे सकते हैं, कुछ स्कीम्स अगर ध्यान में हैं जो आप पेपर 1 के लिए ही पढ़ेंगे बट उसी को मैनेज करना है यहाँ पे। तो लीड बैंक स्कीम का बीच में आएगा, फिर रीजनल रूरल बैंक आएगा, कैसे रूरल एरियाज़ में बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए RRBs इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर नाबार्ड का भी इंक्लूजन इसमें आप करेंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का भी इंक्लूजन करेंगे। तो आप एक हिस्टोरिकली बताएंगे, ठीक है। जब हिस्टोरिकली ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब ये सारा डेवलपमेंट हो जाएगा, देन अल्टीमेटली आप क्या करेंगे कि आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, या फिर हिस्टोरिकली बताने के बाद आप ये बताएंगे कि कैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स करने हैं अभी प्रेजेंट टाइम्स में। तो प्रेजेंट टाइम में पहले रिफॉर्म कैसे करना है, उसके लिए क्या इश्यूज़ हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एस्से में आपको एक फ्लो बनाना है, आपको एक टॉपिक को होलिस्टिकली एनालाइज करना है पूरे एस्से में, क्योंकि आपको 3 पेज मिल रहा है, ठीक है, 250 वर्ड मिल रहे हैं। और फिर फाइनली आपको एक प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक सोल्यूशन देना है। क्या क्या? पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव सोल्यूशन देना है। उसमें क्या बताना है कि बैंकिंग क्राइसिस है बट अल्टीमेटली बैंकिंग क्राइसिस को रिजॉल्व करने के बाद किस तरीके के फ़ायदे हैं। तो बैंकिंग क्राइसिस रिजॉल्व करना ज़रूरी है सो दैट पॉवर्टी एलिविएशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो ये एस्से का फॉर्मेट रहता है जिसमें किसी इशू को होलिस्टिकली एनालाइज करना है। आर्ग्यूमेंट की बात जहाँ तक आती है तो आर्ग्यूमेंट में बेसिकली
कोई ऐसा टॉपिक आता है जिस पे आपको 2 पॉइंट रखने होते हैं, उसको सपोर्ट करना होता है, उसको अगेंस्ट करना होता है, दोनों आपको करना है। एक टॉपिक फॉर एग्जांपल आ जाएगा ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ऑनलाइन गेमिंग पे एक टॉपिक आ गया अगर, तो अब ऑनलाइन गेमिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं एंड क्या क्या नुकसान हैं, आपको इन दोनों के लिए आर्ग्यू करना है। तो वन ऑफ द सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स फेचिंग चीज़ रहती है ये, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो है वो 20 मार्क्स का आता है, इसमें ठीक ठाक सा मार्क्स आ सकता है अगर आपने बेसिक्स सही किए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन गेमिंग आता है, इसके फ़ायदे में 5 बातें या 6 बातें और इसके फिर नुकसान में 5-6 बातें लिख रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग को। शुरू किया ऑनलाइन गेमिंग के बेसिक्स बता करके, फिर 5 फ़ायदे बताए, 5-6 फ़ायदे बताए अलग अलग पॉइंट्स में, फिर 5-6 नुकसान बताए और फिर कंक्लूड कर दिया एक पॉजिटिव और प्रैग्मेटिक टाइप से बैलेंस करते हुए। ऐसा नहीं कि सीधा ही एक एक्सट्रीम साइड ले लिया कि बंद ही कर देना चाहिए या एकदम सबके पास होना चाहिए। मिडिल पाथ, गोल्डन मीन को अप्रोच करते हुए कंक्लूजन लिखा, तो अल्टीमेटली इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं सॉर्टेड है। तो ये तो आर्ग्यूमेंट की बात हो गई। फिर तीसरा आता है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट राइटिंग जो है, 2 रिपोर्ट लिखने हैं। 2 रिपोर्ट जो लिखने हैं उसमें अपने आप को एज अ रिपोर्टर मानते हुए लिखना है। मतलब आप किसी एक इवेंट को, किसी एक इंसिडेंट को, किसी एक हैपनिंग को, कोई भी चीज़ जो है जो चल रही है, कंटेम्प्रेरी जो चल रहा होता है, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल 2023 में आया था पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, इस तरीके से कुछ आया था। और लास्ट ईयर ही इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता था। फिर हमने ग्लोबली बहुत ओलंपिक, वो पेरिस गेम्स में भी काफ़ी अच्छा वुमेन पार्टिसिपेशन था। तो उसको, तो कंटेम्प्रेरी जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए ही कोई रिपोर्ट का टॉपिक आता है। उस पर्टिकुलर इवेंट को आपको एज अ रिपोर्टर रिपोर्ट करना है। दैट आप एक अपने आप को एक रिपोर्टर माने, आपको ऐसे मान लेना है कि किसी मीडिया हाउस के लिए आप लिख रहे हैं और आपको एज अ रिपोर्टर उसको रिपोर्ट करना है। तो जब भी आप एज अ रिपोर्टर रिपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। कुछ चीज़ों में ये है कि सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होगी वो ये चाहिए होगी, कुछ फैक्चुअल डिटेल चाहिए होंगे। आप हवा में बात नहीं कर सकते। अगर आप रिपोर्ट पढ़ते हैं अखबार में या कहीं भी मैगजीन में, तो उसमें फैक्चुअल डिटेल एग्जैक्टली दिया होता है कि एग्जैक्टली कितने गोल्ड मेडल्स आए, एग्जैक्टली किसको गोल्ड मेडल किस स्पोर्ट में मिला, राइट। वहाँ पे ये बात नहीं हो सकती है कि अप्रॉक्सीमेटली इतना मिला है, अप्रॉक्सीमेटली इतना मिला है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई भी टॉपिक, और थ्रू आउट ईयर जब करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर्स पढ़ते समय आप मैगजीन पढ़ें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, बट न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत जनरली बढ़िया होती है, डालनी चाहिए, बिकॉज आप डे टू डे हैपनिंग में कवर कर लेते हो और सारी चीज़ें मैगजीन में कवर नहीं हो सकती हैं। तो करना क्या चाहिए कि सबसे पहले तो अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और कोई ऐसा टॉपिक, आप PYQs देखो, रिपोर्ट के क्वेश्चन देखो, ये कैसे रिपोर्ट पूछते हैं। आपको अपने आप क्वेश्चन देखोगे तो माइंड में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं रिपोर्ट में। तो उस तरीके का कोई भी इवेंट अगर चल रहा है करंट अफेयर्स में, तो उसको आप थोड़ा सा एक रिपोर्ट एंगल से भी पढ़ लेना। बट अल्टीमेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि आप एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले आप साल भर के टॉपिक्स देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से, और उस समय बैठ करके उनमें से जो अच्छा टॉपिक लगता है कि प्रोबेबल आ सकता है इस पर रिपोर्ट, उस पर कुछ फैक्चुअल डिटेल ध्यान कर लो और अल्टीमेटली आप लिख लोगे। दोनों रिपोर्ट उसमें से आ जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये रिपोर्ट हो जाता है। तो मेन तो यही है। बाकी प्रीसी है, तो प्रीसी में कुछ ऐसा करना नहीं होता, वही पैराग्राफ दिया हुआ है। अगर 300 वर्ड्स में दिया हुआ है कोई पैराग्राफ, वहाँ लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में 300 वर्ड में अगर कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, तो प्रीसी का मतलब होता है कि आपको उस 300 वर्ड के पैराग्राफ को 100 वर्ड में समराइज कर देना है। तो यही है प्रीसी का। तो प्रीसी इज़ बेसिकली समराइजेशन, कि आपको समराइज करना है उस चीज़ को। दूसरी चीज़ कि जो कॉम्प्रिहेंशन है, तो कॉम्प्रिहेंशन भी सेम, स्कूल टाइम से इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन करते आ रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है, उसी कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े हुए 5-6 क्वेश्चन होते हैं। तो वही रहेगा, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा, उसको ध्यान से पढ़ना है और 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो आपको फॉलो करना है उससे, और बस फिर अल्टीमेटली वो हो जाता है। और फिर ग्रामर है, तो ग्रामर में आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं कुछ फ्रेजेस से, फॉर उसके अलावा कुछ जो एक फ्रेज दिया होगा उससे आपको एक सेंटेंस बनाना है, सो दैट उस फ्रेज का मीनिंग कन्वे हो जाए। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि दूसरा उसमें रहता है कि पैसिव एक्टिव को पैसिव वॉइस में करना, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करना। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ग्रामर का सेक्शन। तो ये रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है यहाँ पे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ध्यान रहे कि पेपर 1 और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए और नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए पहले पेपर 1 का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना है और फिर पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंबाइंड कट ऑफ भी क्लियर करना है। ठीक है, पहले तो पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर करना है, फिर 1+2 का क्लियर करना है। तो अगर आप पेपर 1 में क्लियर कर रहे हो और पेपर 2 में बहुत कम मार्क्स हैं और आप कंबाइंड कट ऑफ नहीं क्लियर कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा।
तो पेपर 1 भी क्लियर करना है एंड कंबाइंड भी क्लियर करना है, ठीक है। तो जब ये दोनों क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। तो नेक्स्ट स्टेज है फिजिकल एंड मेडिकल का। उससे पहले एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है जिसमें आपसे जुड़ी हुई सारी डिटेल रहती है। जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का सबसे ज़्यादा यूज़ आपके इंटरव्यू स्टेज पे होगा, बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो बोर्ड मेंबर्स के पास वो डैफ फॉर्म होता है और उसी से जनरली ज़्यादातर सवाल उसी से आपके बारे में बोर्ड को उसी फॉर्म से पता चलता है। तो उसी फॉर्म से आपके बारे में पढ़ करके वो एक परसेप्शन बनाते हैं और आपसे सवाल करते हैं। दिस इज द सिंपल लॉजिक। तो ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद जो है सो फिजिकल और मेडिकल आता है। तो फिजिकल एंड मेडिकल तो किसी को भी देना है तो एक बार जो यूपीएससी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उस पर क्या गाइडलाइंस हैं फिजिकल एंड मेडिकल की, ये ज़रूर चेक कर लेना है। सिंस मेडिकल में कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो नहीं इम्प्रूव हो सकते हैं, तो आप पहले से इस चीज़ के बारे में अवेयर रहने ज़रूरी है। तो एक बार तो आप उसको गो थ्रू कर लेना होता है, काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंट है तो उसको ज़रूर देख लेना है। बट अल्टीमेटली अगर मेल की बात मैं करूँ तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है 800 मीटर की रनिंग, जो कि आपको 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स में करनी होती है। दूसरा होता है 100 मीटर की तेज़ रनिंग जो आपको 16 सेकेंड्स में करनी होती है। फिर उसके बाद तीसरा इवेंट है लॉन्ग जंप का। तो आपको लॉन्ग जंप करना है, 3 चांस मिलते हैं लॉन्ग जंप करने के, तीनों में से किसी एक में आपको पास हो जाना है लॉन्ग जंप। एंड 3.5 मीटर्स का लॉन्ग जंप आपको करना है। और 4th चीज़ है शॉर्ट पुट, जिसमें आपको भी 3 अटैम्प्ट मिलने लगे हैं लास्ट ईयर से, तो 3 अटैम्प्ट में किसी एक में आपको पास हो जाना है। चारों इवेंट ऐसे हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना बहुत ज़्यादा आसान है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिजिकल एबिलिटीज़ में बहुत मतलब आपको लगता है, बस परसेप्शन है कि मैं तो कर लूँगा, सुन के अगर आपको बहुत आसान लग रहा है तो ये ऐसा भी नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा, इसकी वजह से मुझे ये एग्जाम ही नहीं देना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है प्रैक्टिस के थ्रू। अगर आप रिजल्ट आने के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है कि अपना वेट और हाइट मैनेज कर लेना है, क्योंकि वेट ऐसी चीज़ है कि आप क्रैश कम नहीं कर सकते। तो वो अगर बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, उसमें चार्ट दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में भी चार्ट रहता है, तो आप वेट अपना चेक कर सकते हैं। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो पहले से काम करना पड़ता है। और अगर हाइट वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे कम है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे सबसे पहले दिन ही वो रिजेक्ट कर देते हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप रिटर्न क्वालिफाई करके जाओगे। अगर आपका हाइट ठीक ठाक सा कम है, हाइट तो ऐसे बढ़ नहीं सकता है 2 महीने में या फिर कितने भी दिनों में, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है एक बार नोटिफिकेशन देख करके कि अगर हाइट कोई है जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उससे भी कम है तो वो कोई ऑप्शन नहीं है, दे डोंट अलाउ यू। वो आपको पहले ही सबसे फिजिकल के दिन पहले 2 घंटे के अंदर में ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ठीक है, तो ये फिजिकल मेडिकल की बात हो गई। जब फिजिकल हो जाता है उसके अगले दिन मेडिकल होता है। मेडिकल में आपके बेसिक टेस्ट होते हैं सारे, आँख के, नाक के, सब कुछ। ENT होता है, बेसिक जनरल सर्जन चेक करते हैं, फिर आपके कुछ ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स, ये सब लेते हैं और उसका रिपोर्ट होता है। तो ये नेक्स्ट डे मेडिकल होता है। अगर फिजिकल मेडिकल आप पास कर जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जो कि वही ढोलपुर हाउस UPSC भवन में होगा। और जो इंटरव्यू होगा आपका, तो जो भी फिजिकल मेडिकल क्लियर कर लेते हैं, ये बात श्योर है उसी दिन कि उनको इंटरव्यू देना है, दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए कुछ जो स्ट्रैटेजी है वो अलग है। उसकी अलग स्ट्रैटेजी ये है कि इंटरव्यू के लिए 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके प्रिपरेशन का सबसे कोर बनेगा, वो सबसे पहली चीज़ है आपका डैफ। आपने जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अपना रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद फिल किया है, वो जो डैफ है वो सबसे पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उस डैफ की फर्स्ट लेटर से लेकर के लास्ट लेटर तक जितनी चीज़ें लिखी हैं, उन चीज़ों के बारे में आपकी अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका नाम भी कुछ लिखा हुआ है तो आपको अपने नाम के मीनिंग पता होने चाहिए। आपको अपने नाम से जुड़ा हुआ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मुझे एक चीज़ ध्यान है कि मैं जिस दिन इंटरव्यू देने गया था, मेरे से जस्ट पहले जो जा रहे थे इंटरव्यू देने, उनका नाम रोहित शर्मा था। तो अब जैसे ही वो सबसे पहले गए तो उनसे सबसे पहला सवाल उनके नाम से ही पूछा गया, दैट आपसे नाम से जुड़े हुए एक बड़े फेमस पर्सनैलिटी है, आप जानते हैं। तो बात ये है कि कोई अगर नाम है आपका तो आपको अपने नाम से लेकर के, तो डैफ 10 पेज का अप्रॉक्स डैफ होता है। उसमें सबसे मेन चीज़ जो प्रिपेयर करने की है वो 4-5 चीज़ें हैं। पहला है सर्विस प्रेफरेंस, आप फोर्सेस कैसे चूज़ करेंगे। तो प्रेफरेंस की बात करते हैं तो 5 प्रेफरेंस आपको देना है, 5 CFPF को 1 2 3 4 5 करेंगे। आप कुछ भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, वो आपकी टोटली मर्जी है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किस प्रेफरेंस पे क्या कुछ, सारे सेम सर्विसेज हैं, सब सेम रैंक के लिए सर्विस है, तो आप कुछ भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। बट जो भी आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उन प्रेफरेंसेस के बारे में, यानी उन 5 फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप किसी एग्जामिनेशन के लास्ट स्टेज तक गए हैं
तो ये एक्सपेक्ट वो करेंगे कि जिस सर्विस के लिए आप आ रहे हैं उस सर्विस के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता हो बेसिक चीज़ें। यू शुड बी अवेयर अबाउट कि अगर आप CISF फर्स्ट दे रहे हैं, आप 5th पे डाल दे रहे हैं ITBP फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या आपको पता होना चाहिए ITBP भी क्या है और CISF भी क्या है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको तो कुछ भी मिल सकता है। और आप किसी भी एग्जामिनेशन के फाइनल स्टेज में हैं तो इतना तो एक्सपेक्ट आपसे किया जाएगा कि आप पांचों के बारे में इन एंड आउट ठीक ठाक जानते हैं। आपको ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं पता होंगे बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग देयर, बट आपको बेसिक अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि हाँ CISF के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ CISF, क्यों बनाया गया था CISF, कब बना था, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके विंग्स हैं, फायर विंग है या नहीं है, फायर विंग का क्या इंपॉर्टेंस है, CISF का क्या मैंडेट है, इसी तरीके से पांचों फोर्सेस का। तो जब भी आप फोर्सेस के बारे में अपना आप इंटरेस्ट देखें, अपना कॉलिंग देखें और उस बेसिस पे आप प्रेफर करेंगे फोर्सेस, और जब फोर्सेस प्रेफर करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उन पांचों के जरिए प्रिपेयर करके जाना है इंटरव्यू में, बिकॉज मोस्ट कॉमनली दे आस्क अबाउट दिस। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई फोर्सेस। दूसरी चीज़ जो डैफ में प्रिपेयर करने वाली होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़। बहुत ध्यान से फिल करना होता है इसको, बिकॉज क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उससे आते ही आते हैं। अगर आपने उसमें हॉबी का सेक्शन है, आप हॉबी जो फिल करेंगे उसमें क्वेश्चन आएंगे उससे, एंड जब उससे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है कि आपको फिर प्रिपेयर होना चाहिए। आप फेक नहीं कर सकते हैं वहाँ पे कि कुछ भी लिख दिया हॉबी में। वो बहुत एक्सपर्ट हैं, वो आपको एक क्वेश्चन में आप विद इन 15 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे शायद आपको जज कर लेंगे कि आपने सही में लिखा है या आप फेक कर रहे हैं। तो जो भी आप हॉबी आपकी है आप उसी को लिखेंगे और उसको प्रिपेयर भी करेंगे अच्छे से। और फिर वही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो 2 चीज़ें हैं, सबसे मेन 2 चीज़ें जो हैं वो ये होती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप जिस भी होम डिस्ट्रिक्ट, आपका होम डिस्ट्रिक्ट या आपका होम स्टेट, इसके बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जिससे आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप जिस साइन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यूपी के बारे में बेसिक चीज़ें, यूपी के उस साल का बजट, आप ये 2 चीज़ें देख करके जाएंगे। मतलब आप ऐसा नहीं कि अगर आप यूपी के हैं, आपसे सीधा पूछ लिया गया है कि यूपी का इस बार का GSDP क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम सॉरी सर, दिस इज़, मतलब ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है, आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इस बात को। तो आपको होम स्टेट वगैरह प्रिपेयर करना है। तो ये डैफ की बात हो गई। दूसरा चीज़ जो प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए वो है करंट अफेयर्स। तो इस समय करंट अफेयर्स जो पढ़ना है वो मैगजीन नहीं पढ़ना है करंट अफेयर, इस समय तो आपको अखबार पढ़ना है। बिकॉज 2 रीज़न है। पहला तो अखबार में डे टू डे की कवरेज ज़्यादा बेटर होगी, तो आप ओपिनियन बिल्ड कर पाएंगे उस पर। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपके जो मेंबर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो करंट अफेयर्स मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं, वो करंट अफेयर्स मैगजीन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो अखबार पढ़ते हैं। तो अगर बहुत चांसेस होते हैं और बहुत बार ये देखा जाता है कि वो अखबार पढ़ रहे हैं, उनको जो अखबार में चलता हुआ दिख रहा है इधर, उस पर वो सवाल पूछें। और स्पेशली अगर उससे रिलेटेड कुछ, अगर किसी का मान लो एग्जांपल कि अगर मान लो बैडमिंटन चल रहा है, कोई बैडमिंटन का टूर्नामेंट चल रहा है और उस टाइम पे अगर आपने अपने हॉबी में बैडमिंटन लिखा हुआ है, अब बैडमिंटन का टूर्नामेंट चल रहा है तो एवरीडे न्यूज़पेपर में बैडमिंटन कवर हो रही है। अब आपका हॉबी बैडमिंटन देखते ही वो सबसे पहले बैडमिंटन में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब बैडमिंटन करंट अफेयर्स मैगजीन में तो अगले महीने आएगा या पिछले महीने आएगा, और कितना आएगा तो 2 न्यूज़ आ जाएगा उसके बारे में। तो उससे आप अपने हॉबी को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, उससे उनके इंटरेस्ट को नहीं, क्योंकि वो तो डेली फॉलो कर रहे हैं अखबार पढ़ते समय, उनको डेली दिख रहा है कुछ होता हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। हाँ, डैफ में एक और चीज़ प्रिपेयर करनी है, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन मान लो इंजीनियरिंग करी है तो आपको 2-3 चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी इस लाइन पे कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद क्यों आ रहे हैं CAPF में। दूसरी चीज़ कि आपको ये करना पड़ेगा कि आप इंजीनियरिंग जिसमें आपने करी है उसके बारे में बेसिक्स आप पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं बट हाँ बेसिक पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन करा है उस टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे थे कि कर लिया और भूल गए, तो बेसिक्स करना पड़ता है, तो उस टाइम पे रिवाइज करने से हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है डैफ से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। तो इससे मोस्ट प्रॉब्ली इंटरव्यू हो जाता है। और अल्टीमेटली इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आंसर कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं आप कितने ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अल्टीमेटली जो वहाँ आंसर आप आराम से, जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, आप आराम से खुल के बहुत पोलाइटली, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ आप ये बोलिए कि मुझे नहीं पता है ये बात। क्योंकि अगर आप फेक करने की कोशिश करेंगे तो आपके पर्सनैलिटी का वो एक नेगेटिव ट्रेट दिखाएगा, और अल्टीमेटली वहाँ पे वो आपका नॉलेज चेक करने नहीं, आपके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स चेक करने बैठे हैं। तो आप नॉलेज के चक्कर में अपना ट्रेट माइनस करेंगे। तो ये इंटरव्यू की बात है। और ओवरऑल फिर जब इंटरव्यू हो जाता है, लगभग 25 मिनट के आसपास का चलता है, मेरा लगभग 28 मिनट के आसपास चला था, वो ज़्यादा कम होता रहता है, 20 से 25-30 मिनट का चलता है। 30 मिनट से तो कम ही होता है CAPF का इंटरव्यू, 4 मेंबर होते हैं बोर्ड में और अल्टीमेटली हो जाता है।
तो ये तो बात है बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर के इंटरव्यू तक का। अब कुछ मैसेजेस देख लेता हूँ मैं, कुछ अगर किसी को पूछना है तो आप वो पूछ लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस पहले से हैं। तो सबसे पहले तो पेपर 2 का बता दिया मैंने। उसके अलावा देखो हर्डल जो फेस इसमें होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर्डल क्या ही है इसमें। बेटर और ये हो सकता था, शायद मेरे प्रिपरेशन में बेटर ये हो सकता था कि टाइम और मैं ज़्यादा दे सकता था, बिकॉज मतलब मैंने बहुत कम टाइम में CAPF रिटन की प्रिपरेशन करी है। आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 25 to 28 डेज़ मैंने प्रिपरेशन करी थी CAPF की। तो इन केस अगर उसको ज़्यादा टाइम और दिया जाता तो शायद और बेटर मार्क्स आ सकते हैं। बट अल्टीमेटली ठीक है, अब सिलेक्शन हो गया है तो इट्स ऑल गुड। तो उसके बाद ये रिवीजन के रिगार्डिंग पूछा है किसी ने। तो देखो रिवीजन के रिगार्डिंग जो चीज़ है वो सबसे पहली जो ये चीज़ है कि आप ये करना है रिवाइज कि अगर आप नोट्स बनाते हैं अपने तो आप तो नोट्स से अपने रिवाइज करेंगे लास्ट में। आप शुरुआत में जब पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स बनाएं और नोट्स से रिवाइज करें। ये सबसे पुराना तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने भी फॉलो किया था। मैं नोट्स बनाने वालों में से हूँ, तो मैं हर चीज़ के नोट्स बनाता हूँ और नोट्स से रिवाइज करता हूँ, ट्राई करता हूँ हर चीज़ के नोट्स बनाने में। तो नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं। इन केस अगर नोट्स से रिवीजन नहीं हो पा रहा है, आप नोट्स नहीं बनाते हैं, आप बुक से रिवाइज करते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप जो रिवीजन है उसको थोड़ा ऐसे, अब ये बहुत नॉर्मल बात है कि आप किसी भी चीज़ जो आपने पढ़ा है उसको जब आप रिवाइज करने जाओगे तो आप कुछ ना कुछ पोर्शन भूले होगे तब तक। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं भूलते, आप मतलब आप ये एक्सपेक्टेशंस जा रहे हो कि मैंने 4 महीने पहले जो चीज़ पढ़ा था आज मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ और मुझे A to Z सब याद है उसमें, तो फिर तुमको ज़रूरत ही नहीं है एग्जाम की, है ना। तो ऐसा नहीं होता है किसी के साथ भी। आप भूलोगे तो अल्टीमेटली रिवाइज इसीलिए कर रहे हो कि आपको पता लग जाए कि क्या भूल रहे हो, और फिर उसके बाद उसको रिवाइज कर लो, सो दैट आप उसको आपने रिवाइव कर लिया, आपने उसको अपने आप फिर से रिवाइज करके जान लिया। तो रिवीजन यही है। बाकी आप बुक से अगर रिवाइज करते हो तो हाँ, आप एक बार पहले बुक बंद करके देख लो कि क्या है, आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करो, और रिकलेक्ट अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जो पोर्शन नहीं हो पा रहा है रिकलेक्ट, उसको जाकर के दोबारा पढ़ लो और मार्क कर लो एक जगह कि लास्ट टाइम जब मैंने रिवीजन किया था वो मुझे ये चीज़ भूलने में दिक्कत आ रही थी। आप जब अगली बार रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान रहेगा ये। तो ये चीज़ है। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स के रिगार्डिंग बताना है। अब फोर्स के रिगार्डिंग जो मेरे को फोर्स एलोकेट हुई है वो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मेरा थर्ड प्रेफरेंस था ये। तो अब सिंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एलोकेट हुई है तो देखो 5 फोर्सेज हैं। फोर्सेज के बारे में डिटेल अगर आप मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे जरूरत पड़ेगी, उससे पहले नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है पेपर 1 पेपर 2 में वो फोर्सेज के बारे में पूछते हैं, बट अल्टीमेटली यही है बेसिक कि CISF जो है उसका मैंडेट है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, दिल्ली मेट्रो की सिक्योरिटी है, जितने भी इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं उनकी सिक्योरिटी। तो वो इंडस्ट्रीज़ को सिक्योर करती है। तो पहला तो ये है। दूसरा जो वो है दूसरा जो फोर्स है दैट इज़, अगर BSF की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मैंडेट बहुत सिंपल है। 2 मैंडेट है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। इन दोनों की सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है। तीसरा फोर्स अगर ITBP की बात करें तो सिमिलरली ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर को सिक्योर करता है, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर है। CRPF की बात करें तो CRPF सबसे बड़ी CAPF में से एक सबसे बड़ी CAPF है। और CRPF का जो मेन मैंडेट है वो मेन मैंडेट है जो CRPF का मेन मैंडेट है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। और इंटरनल सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल राइट्स अगर कंट्री में होते हैं तो CRPF जाती है। रैपिड एक्शन फोर्स RAF एक स्पेशलाइज्ड विंग है जो CRPF के अंदर है। फिर एक कोबरा कमांडो है जो इंटरनल सिक्योरिटी रेड कॉरिडोर एरिया में है। तो नेक्सल ऑपरेशन, मायोस्ट ऑपरेशंस जो होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए CRPF का रोल है। तो CRPF वो है। फिर SSB है। SSB जो है वो भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर को वो सिक्योर करता है। तो ये 5 फोर्सेज हैं। तो इनमें से वही BSF मुझे एलोकेट हुआ है, बता ही दिया मैंने, ठीक है। पेपर 2 में आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? पेपर 2 में आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब आप पढ़ोगे कुछ अगर तो आप अल्टीमेटली सीख पाओगे, उससे प्रैक्टिस करोगे तो जो भी नॉलेज आपने लिया है आप बेटर अप्लाई कर पाओगे। और बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ अगर कुछ लिख लिया जाएगा तो इट इज़ गुड। आंसर राइटिंग
करना इज़ गुड, बट हाँ ऐसा नहीं उसके पीछे पागल हो जाना है कि बस आंसर राइटिंग ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो ये बातें थी आई गेस, पहले के तो मैसेजेस सारे हो गए हैं। तो और कोई एस्पेक्ट तो आई गेस नहीं छूट रहा है इसका। हाँ, एक पेपर 1 एंड पेपर 1 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स के बारे में पेपर 1 में जो आते हैं उसमें आप किसी भी एक मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। आप किसी भी मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, हो सकती है तैयारी, हो सकती है कहीं से भी तैयारी हो सकती है। तैयारी के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, ज्योग्राफी थोड़ी ना ज़रूरी है कि कौन सा शहर चाहिए और कौन सा क्या चाहिए। कहीं से भी हो सकती है तैयारी। तो ये बात है। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो 2 मिनट में, अदरवाइज इसको रैप अप करेंगे। गोल्डन एडवाइस तो कुछ नहीं है ऐसा। गोल्डन एडवाइस कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं बेसिक्स को बहुत बेटर करना है और कुछ नहीं है। बेसिक्स करना ही, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो जो भी चीज़ें हैं उसको सिंपल रखो और अगर वही अच्छे से कर रहे हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। कोचिंग ऑनलाइन कर रहा हूँ, बढ़िया है भाई, सही है। ऑनलाइन कोचिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ एकदम ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग भी बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग भी ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग भी ठीक है, बिना कोचिंग के भी ठीक है, सारा ठीक है। अल्टीमेटली पर्पस है कि आप एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल करो और सब कंप्लीट कर लो। ठीक है, आई गेस इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ठीक है, फिर रैप अप करते हैं इसको, है ना। नहीं अभी बता दिया मैंने, सेम किसी से भी हो सकता है। आप अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ सकते हैं CAPF, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नीड नहीं है कोचिंग की, बहुत आराम से हो सकता है खुद से। कोई मैंने बताया स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्टेट PCS और सीडीएस एस्पिरेंट हो या किसी भी तरीके के एस्पिरेंट है, NCERTs मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेज हमने NCERTs देखे हैं जिस सोर्सेज की हमने बात करी है। तो NCERTs पढ़ने यार 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए लिखे हुए हैं, तो उसको पढ़ने के लिए कोचिंग की ज़रूरत है ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, अगर लगता है कि किसी में ज़रूरत है करने के लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग है ही, आप उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को लगता है कि वो डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा है तो कोचिंग कहीं ना कहीं एक सही लाइन पे रखता है। अगर भटकने की आदत है तो इसमें कोचिंग कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आराम से सेल्फ स्टडी हो सकता है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करनी सबसे बढ़िया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और फिर हो जाएगा। पोस्ट सिलेक्शन का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ, तो सिलेक्शन के बाद का एक्सपीरियंस तो बढ़िया ही है, सही है। सिलेक्शन के बाद का एक्सपीरियंस सही चल रहा है। अभी अल्टीमेटली ट्रेनिंग तो शुरू हुई नहीं है, तो अभी तो कूलिंग ऑफ पीरियड है रिजल्ट से ट्रेनिंग तक का, तो बढ़िया है, सही चल रहा है। और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, थोड़ा रिलैक्स रिलीव्ड तो फील होता ही है। तो वही है, वही रिलीफ है। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए बताया मैंने स्टार्टिंग में, आप देख लेना। वैसे इंडियन हिस्ट्री के लिए आप NCERTs ही फॉलो करो, 12th क्लास की 3 NCERT आती हैं, इतना इसी को फॉलो कीजिए और उसी से आपका अल्टीमेटली हो जाएगा। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एंशिएंट और मीडिएवल के लिए जो है सो वो फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट फॉलो कर सकते हैं लूसेंट में, और फिर स्पेक्ट्रम देख सकते हैं मॉडर्न के लिए। बट 1857 के बाद के पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो कर लें, अगर टाइम बचे तो करें पहले। हाँ बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। तो ठीक है, फिर एंड करते हैं इसको, है ना। सो थैंक यू एवरीवन।